सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका जो है ये टेस्ट नंबर 18 है जो हम लोग आज करने वाले हैं। और इसमें जो है होंगे मिक्स्ड प्रश्न होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मिक्स्ड प्रश्न होंगे और क्वेश्चन की संख्या होगी 10। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ध्यान से क्वेश्चन को अटेंड करना है और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ध्यान सुनिए, अपना जो है कमेंट बॉक्स कहाँ लिखना है, सॉरी स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक से अधिक भाई एक ही स्त्री से विवाह करते हैं, इस प्रकार का विवाह को कहते हैं। ठीक है, जब एक से अधिक भाई मतलब कि एक ही मतलब खानदान के बच्चे हैं, भाई हैं, सहोदर हैं, विवाह करते हैं और इस प्रकार के विवाह क्या कहते हैं? मतलब कि एक ही स्त्री होगी और भाई कई होंगे, तो इस प्रकार के विवाह का कहेंगे बहुपति विवाह कहेंगे, समूह विवाह कहेंगे, बहुपत्नी विवाह कहेंगे या भ्रातृक बहुपति विवाह कहेंगे। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा पहले का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि भ्रातृक बहुपति विवाह। देखिए ऐसे विवाह में क्या होता है कि कभी कभी जब बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई वो शादी जिस पत्नी से कर लेगा, ठीक है, उसके जो सभी भाई हो जाएंगे, भाई जो सभी होंगे, इसके बड़ा भाई के जो सभी भाई हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगी? सारे की क्या हो जाएगी? ये पत्नी हो जाएगी। ऐसा भी कंडीशन देखने को आया है भ्रातृक बहुपति विवाह में, यानी कि एक ही मतलब भाइयों से एक ही जो है और स्त्री शादी करती है। ठीक है, दो या दो से अधिक भाइयों से एक ही स्त्री शादी करती है, उसको क्या कहते हैं? भ्रातृक बहुपति विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। भ्रातृक बहुपति प्रथा किस जाति में प्रचलित है? जाति कहिए या जनजाति कहिए। ठीक है, जाति कहिए, जनजाति कहिए। भ्रातृक बहुपति प्रथा जो है किस जनजाति में प्रचलित है? तो नायर कोटा में, नायर अलग है, कोटा अलग है। ठीक है, गद्दी में, कनौरा में या बेदिया में। ठीक है, तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नायर और कोटा में जो है क्या है? भ्रातृक बहुपति प्रथा जो है इस जनजाति में प्रचलित है। और एक टोडा भी है, ध्यान रखिएगा, टोडा जनजाति भी में भी भ्रातृक बहुपति प्रथा जो है प्रचलित है। ठीक है, ऐसे अन्य में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बहुपति विवाह जो है कैसे उसमें प्रचलित है। ठीक है, तो बहुपति विवाह किसमें प्रचलित है? खस में, लद्दाखी में, बोटा में, इस तरह से जो प्रश्न जो है बन सकते हैं। फिलहाल जो है भ्रातृक बहुपति विवाह जो है किसमें है? नायर, कोटा, टोडा में है, इस सब में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य बलों में महिला के लिए अस्थायी कमीशन का निर्णय कब दिया? मतलब कि यह कब सुनाया कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कब अपना निर्णय दिया कि सैन्य बलों में महिलाओं के लिए क्या होगा? अस्थायी कमीशन बनेगा पुरुषों की भांति। तो 2020 में, 2022 में, 2010 में या 2007 में? जो तीसरे का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 2020 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य बलों में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन देने का निर्णय किया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि 2020 में। आगे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में केंद्र सरकार को सेना की गैर लड़ाकू सहायक इकाइयों में महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के समान अस्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशन देने का निर्देश दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कब? 2020 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 में महिलाओं के लिए कितनी वैध आयु का प्रबंधन किया गया है? बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक अधिनियम 2021 में महिलाओं के लिए कितनी वैध आयु के प्रबंधन किया गया? देखिएगा, 2021 की बात हो रही है, तो 18 वर्ष की, 19 वर्ष की, 21 साल की या 23 साल की महिलाओं की आयु की बात हो रही है। तो इस 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 21 साल की 21 साल जो है 21 साल का प्रबंधन किया गया किसमें? बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 में, जिसको संशोधित किया गया है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
भारत सरकार ने महिलाओं की शादी का न्यूनतम कानून जो है उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का विधेयक संसद में पेश किया है। इस बाल विवाह निषेध अधिनियम बिल 2021 में महिलाओं की शादी की उम्र 18 से क्या बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है, जबकि पुरुषों का उम्र जो है 21 साल ही रहेगा पहले की भांति। ठीक है, तो अब जो है महिलाओं की उम्र बढ़ा के क्या 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 कर दिया गया, 18 से 21 साल कर दिया गया 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पर आते हैं। सेंसेक्स 2010 के अनुसार भारत में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कितना है? सेंसेक्स 2011 के अनुसार, 10 निकल गया लग रहा है। सेंसेक्स 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कितना है? 1943 पर 1000 पुरुषों पर, 1929 पर 1000 पुरुषों पर, 1910 महिला पर 1000 पुरुषों पर, 1963 महिला पर 1000 पुरुषों पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 5 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1943 महिला पर 1000 पुरुषों पर सेंसेक्स 2021 के अनुसार क्या है, भारतीय महिला और पुरुषों का अनुपात है। ठीक है, इसको लिंगा अनुपात भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न जो है आपके विषय वस्तु के पैटर्न से बहुत ही मिलता जुलता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब कि जो है जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध, इसका हिंदी में उत्तर हो जाएगा कि जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध, इस पुस्तक के लेखक कौन है? माल्थस साहब हैं, जोहान गुटेनबर्ग साहब हैं, मार्क्स साहब हैं या दुर्खिम साहब हैं? तो जो 6वें का उत्तर आए होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि माल्थस साहब क्या होंगे? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस पुस्तक के लेखक होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी हमारा लेक्चर लिए होंगे तो ये बिल्कुल सब बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा, पिछले जाके लेक्चर देख सकते हैं, विवाह वाला चैप्टर। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध पुस्तक पहली बार 1798 में गुमनाम रूप से प्रकाशित हुआ था। इन्होंने गुमनाम रूप से प्रकाशित किया था, लेकिन लेखक की पहचान जल्द ही थॉमस रॉबर्ट माल्थस के रूप में की गई। थॉमस रॉबर्ट माल्थस के रूप में की गई। पुस्तक ने भविष्य की कठिनाइयों को चेतावनी दी है। देखिए, उस समय 1798 में ये लोग ऐसी सोच रखते थे। कितना एडवांस सोच था, 1798 की बात है, आज की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या बात है कि जो है ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती जनसंख्या जो है व्याख्या पर, ताकि हर 25 साल में दोगुनी हो, जबकि खाद्य उत्पादन एक अंगणितीय प्रगति में बढ़ रहा है। मतलब ज्यामितीय मतलब कि गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, हर 25 साल में जो है जनसंख्या दोगुनी हो जा रही है, लेकिन जो खाद्य है, संसाधन है, वो जो है एक गणितीय अंकगणितीय मतलब कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है, जिससे भोजन पर क्या पड़ेगा, भोजन की कमी पर परिणाम अंतर होगा और अकाल तक की नौबत आ सकती है। ठीक है, जब तक कि जन्म दर में कमी ना हो तब तक क्या हो सकता है, जन्म दर में कमी लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो सकेगा, अकाल का नौबत आ सकती है। देखिए 1798 में इनकी ऐसी सोच थी। सोचिए कितनी बड़ी मतलब सोच है इन विद्वानों की। ठीक है, किताबों में आना इतना आसान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1939 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1943 में, वर्ष 1958 में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा 7 का ए ऑप्शन, यानी कि वर्ष 1939 में क्या हो गया, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी मुस्लिम महिला जो है अपने पति से तलाक ले सकती है। उसमें कई शर्तें थी। ठीक है, 2-4 शर्तें मैं बता दे रहा हूँ। या तो जो है पति को क्या हो गया हो, 7 साल का कारावास हो गया हो, 7 वर्ष का कारावास हो गया हो, कारावास। ठीक है, पति को 7 वर्ष का कारावास हो गया हो, 4 वर्ष से लापता हो, पते ना हो, अता पता ना हो, 4 वर्ष से जो है अता पता ना हो उसका। ठीक है, नपुंसक हो, मतलब जो है पुत्र पैदा करने में, पुत्री पैदा करने में असमर्थ हो, नपुंसक हो, या शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा हो, भरण पोषण करने में, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने में क्या हो, असमर्थ हो, भरण पोषण करने में असमर्थ हो, वैश्याओं का या अन्य जो है गलत प्रवृत्तियों का वो शौक़ रखता हो, जिससे पत्नी को क्या हो, ऐतराज हो, 4 से अधिक शादियाँ किया हो। ये सारे जो है मामले जो है बन के आए थे उसमें मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम में, जिसमें महिलाओं को अधिकार मिला था कि आप भी क्या कर सकती हैं, अपने विवाह को तोड़ सकती हैं, अगर
मुस्लिम आदमी जो है सही आपका नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। ठीक है, चलिए। मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाला धन जाना जाता है। मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन जाना जाता है वधू मूल्य के रूप में, निकाह शुल्क के रूप में, दहेज के रूप में या मेहर के रूप में। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 8वें का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा टी, यानी कि मेहर के रूप में जो मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है धन, दिया जाने वाला धन कहा जाता है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं माहिर कहते हैं, कहीं महर कहते हैं, कहीं महर कहते हैं, कहीं मेहर कहते हैं या महरीम कहते हैं रूप में ये विख्यात है। ठीक है, कुछ अन्य शब्द हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, एक अनुबंध है जिसे कुछ मुसलमान शादी के बाद करते हैं। एक अनुबंध है जिसे कुछ मुसलमान शादी के बाद करते हैं। इस्लामी कानून में यह होने वाला पति द्वारा अपने होने वाले पत्नी को उसकी विशेष संपत्ति के लिए दुल्हन के सम्मान के प्रतीक के रूप में और उसकी स्वतंत्रता को मान्यता के रूप में दिया गया उपहार या योगदान है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो पति अपने पत्नी को देता है, जो भी उपहार धन जो भी देता है, वह मेहर समझ लीजिए, बस इतना है, मेहर कहलाता है, चाहे सम्मान में हो, चाहे प्रतीक के रूप में, चाहे जिस रूप में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चाहे स्वतंत्रता के मान्यता के रूप में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है? संस्कृति को, जो कल्चर होता है, कल्चर, संस्कृत विषय मत समझ लीजिएगा, संस्कृत में कल्चर जो होता है उसको भौतिक और अभौतिक संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है? मार्गन ने, वेबर ने, सोरोकिन ने या आगवर्ण ने। ठीक है, ये आगवर्ण कहिए चाहे आग वर्ण कहिए, एक ही बात है। ठीक है, आगवर्ण, आगवर्ण। ठीक है, तो जो 9वें का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में जो वर्गीकृत किया है उन्होंने वो किए हैं आगवर्ण साहब ने। आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट प्रश्न पे आते हैं। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट भी करिए कैसा सेशन लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, यह सिद्धांत की अवधारणा है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन जो है एक सीधी रेखा में होता है, यह समाज की अवधारणा है। चक्रीय, रेखीय, उद्विकासवादी या जननांकीय। ठीक है, जननांकीय होगा, जननांकीय। ठीक है, जननांकीय। तो इसका जो उत्तर होगा 10वें का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि रेखीय। जो सामाजिक परिवर्तन जो होता है एक सीधी रेखा में जो होता है उस अवधारणा को क्या कहते हैं? रेखीय सिद्धांत का अवधारणा कहते हैं। इसी के साथ जो है आज का सेशन करते हैं समाप्त। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में अपना जो है ज़रूर अपना स्कोर लिखिए।